Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Abid Habib and I am an English language instructor at Suratia Learning Center. Okay students, today we are going to learn very important topic of English language, that is passive voice. और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, लेकिन अगर स्कूल के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए, पैसिव वॉइस इंग्लिश का वो टॉपिक है जिसे मोस्टली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। मैं आपको इस वीडियो में इसका रीज़न बताऊंगा कि क्यों पैसिव वॉइस जो है हम उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाते। आमतौर पे हम पैसिव वॉइस को सीखते हैं किस नियत से कि हम पैसिव वॉइस को सीखते हैं कन्वर्जेंस की हद तक, कि हम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में इसे कन्वर्ट करेंगे। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पैसिव वॉइस को पढ़ने का, हम इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो फोकस नहीं कर रहे होते। मिसाल के तौर पे अक्सर हम इसे किस स्ट्रेटजी से सीखते हैं कि आई ईट अ मैंगो, मैंगो इज रिटन बाय मी, आई राइट अ लेटर, लेटर इज रिटन बाय मी। तो जब हम इस स्ट्रेटजी से पैसिव वॉइस को सीखेंगे तो हम कभी भी पैसिव वॉइस के टॉपिक में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, ना इसके सीखने का जो तरीकेकार है वो ये होता है। अब पैसिव वॉइस जिस तरह से हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं इंग्लिश में, हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी बात को कहना चाह रहे सामने वाले से, तो समटाइम्स हम उसे एक्टिव वॉइस में कहते हैं, समटाइम्स हम उसे पैसिव वॉइस में भी कह सकते हैं। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस में बने तो बेहतर है, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेचुरली एंड जेन्युइनली किस में बनेंगे, पैसिव वॉइस में बनेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में हम इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि पैसिव वॉइस बुनियादी तौर पर किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है और इसकी फॉर्मेशन टिप्स क्या हैं कि हम आसानी से बहुत कम वक्त में पैसिव वॉइस के एक्सपर्ट बन जाएं। ओके, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी अपने फोकस को आप जो है वो कहीं पर भी डाइवर्ट मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को इस एग्जाम्पल देता हूँ किसान और जमीन की। हम बात करें किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो किसान जमीन के ऊपर काम करता है, अगर हम बात करें किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसान की तरफ से। लेकिन अगर हम बात करें जमीन के तरफ से, जमीन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जमीन के ऊपर काम किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये एक्टिव वॉइस है, और अगर मैं बात करूं जमीन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पैसिव वॉइस है। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, यानी कि पैसिव वॉइस को हम कब इस्तेमाल करते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है जब सब्जेक्ट पता ही ना हो, सिरे से सब्जेक्ट मौजूद ही ना हो। सब्जेक्ट से मुराद यहाँ पर क्या है, परफॉर्मर, एजेंट जो काम करता है, जब हमें ना पता हो। आप कभी मोबाइल की शॉप पे गए हो और वहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है यहां मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं, यहां मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं। अब आप बताइएगा क्या यहाँ पे लिखा है कि कौन रिपेयर कर रहा है। इस सेंटेंस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं, यानी जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है सिर्फ उसका जिक्र है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस नहीं बन सकता, सिर्फ पैसिव में सेंटेंस बनेगा। क्यों? काम करने वाला कौन रिपेयर करेगा ये नहीं बताया गया। आप किसी नॉर्मल पान की शॉप पे चले जाएं, वहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है शादी ब्याह के मौके पर पान ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। कौन तैयार कर रहा है ये नहीं लिखा हुआ। ये सेंटेंस सिरे से बनेगा ही किस में, पैसिव वॉइस में बनेगा। तो ये जो इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट का पता ही ना हो, तो भाई ये बनेंगे सिर्फ और सिर्फ जेन्युइनली किस में, पैसिव वॉइस में। क्यों? क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट अननोन है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन, यानी कि जो काम कर रहा है जब उसकी बात ही नहीं बताई जा रही होगी तो इस सिचुएशन में हम क्या इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। जब सेंटेंस के अंदर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा किससे, सब्जेक्ट से। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं कि सर इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है। यही एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको पहले दी हैं, इसी एग्जाम्पल को मैं वापस आपके सामने पेश करूंगा कि ये जो मैंने एग्जाम्पल दी थी, यहाँ मोबाइल रिपेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो रिपेयर कर रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सामने वाला मोबाइल की शॉप पे जा रहा है वो किस गर्ज से जा रहा है, वो कोई चीज़ खरीदने, मोबाइल रिपेयर करने के लिए जा रहा है, तो उसको इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन कर रहा है, उसको इस चीज से लेना देना है कि क्या किया जा रहा है, और जो जिस चीज के ऊपर काम किया जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अक्सर इंस्टीट्यूट्स में लिखा हुआ होता है कि यहाँ इंग्लिश भी पढ़ाई
पढ़ाई जाती है। अब जो पढ़ा रहा है उसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, बल्कि सामने वाले को ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। उस सामने वाले को इससे कोई गर्ज नहीं कि कौन पढ़ा रहा है, वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इंग्लिश भी सिखाई जाती है तो मैं यहाँ पे एडमिशन लूँ या मैं एडमिशन करवाऊँ किसी का। तो समटाइम्स क्या होता है, सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ऑब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या जो काम किया जा रहा होता है उसको बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई है। अब यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि डबल सवारी पर पाबंदी लगी है, कौन लगा रहा है ये बताने में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है गाड़ियाँ साफ की जाती हैं, कौन साफ कर रहा है ये बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो काम हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर काम किया जा रहा है, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब्जेक्ट का बताना इतना ज़रूरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है, और ना जो लिसनर है वो इस चीज़ को सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं है कि ये कौन कर रहा है। वो अंडरस्टूड होता है कि गाड़ी साफ़ करेगा कौन, जो उसका वॉशर होगा वही साफ़ करेगा। ठीक है, तो कभी कभार सब्जेक्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, व्हेन वी वांट टू शिफ्ट द फोकस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है और आमतौर पर कोई भी इस पॉइंट के ऊपर बात नहीं करता। देखिए, जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस शिफ्ट कर रहे हों, यानी कि 100% हम ये चाह रहे हों कि जो लिसनर है या जो रीडर है उसका फोकस 100% ऑब्जेक्ट पे रहे, सब्जेक्ट पे ना जाए। मैं दो एग्जाम्पल देता हूं आपको, ध्यान से एग्जाम्पल सुनिएगा और खुद इस बात का फैसला कीजिएगा कि किस में सामने वाले का जो फोकस है वो सब्जेक्ट पे होगा और किस में नहीं होगा। पहली एग्जाम्पल, एक टीचर है, उन्होंने क्या किया, अली ने टीचर के साथ बदतमीजी की, टीचर ने उन्हें थप्पड़ मारा। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स आते हैं, तो टीचर उन्हें कि ये शिकायत कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि अली ने मुझसे बदतमीजी की थी जिस पे मैंने उसे पनिशमेंट दी थी, मैंने उसे थप्पड़ मारा था। ये पहली एग्जाम्पल है। ओके, अली ने मुझसे बदतमीजी की थी और मैंने इस पे थप्पड़ मारा था। जब पेरेंट्स आए तो कंप्लेन ये की गई पेरेंट्स के साथ कि अली ने मुझसे बदतमीजी की थी और मैंने इसे थप्पड़ मारा था। अब जो सामने वाले जो पेरेंट्स है वो सुन रहे होंगे तो उनके जहन में क्या जाएगा, अली ने बदतमीजी की थी और टीचर ने थप्पड़ मारा। ये जो मिस हैं ये अपने मुंह से बोल रही हैं कि मैंने थप्पड़ मारा। हो सकता है कि अली से थोड़ा बहुत भी फोकस किस पर चले जाए, मिस ने क्यों थप्पड़ मारा। वो पूछेंगी आपको चले थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, या ऐसा था या वैसा था। इस सेंटेंस में थोड़ा बहुत भी फोकस अली से हटकर टीचर पर जा सकता है और जाएगा, अंडरस्टूड ऑब्वियसली। अब दूसरी एग्जाम्पल, वो टीचर कंप्लेन कैसे कर रही हैं, अली ने टीचर के साथ बदतमीजी जिस पे अली को सजा मिली थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैंने थप्पड़ मारा या मैंने सजा दी, बस ये कहा अली ने बदतमीजी की थी जिस पर अली को सजा भी मिली थी। अब इस सेंटेंस में उनका जो टोटल फोकस है वो अली पर ही रहेगा, क्योंकि जो मारने वाला था उसका जिक्र ही नहीं हुआ। तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ सिचुएशंस में हम अपने ऊपर फोकस रखना ही नहीं चाहते तो हम सारा का सारा जो फोकस है, अटेंशन, वो किस पे डाइवर्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ये भी पैसिव वॉइस को यूज करने का सबसे बड़ा एक मकसद होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारे पॉइंट से कुछ जो मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों से कि जब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, समटाइम्स सब्जेक्ट का पता ही नहीं होता, समटाइम्स हम क्या कर रहे होते हैं कि अपना फोकस जो है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट करते हैं। और एक और, आप अगर आपने बिजनेस कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, हम ये अक्सर सीखते हैं कि आई एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं होता जितना यू एटीट्यूड होता है। जैसे कि हम जब एप्लीकेशन लिखते हैं, एक तो ये तरीका है आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ। दूसरा क्या है, आपसे दरख्वास्त की जाती है। सर्कुलर लिखते हैं वी इन्फॉर्म यू, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, यू आर इन्फॉर्म, आपको इन्फॉर्म किया जाता है, आपको इत्तला दी जाती है। तो ये जो आई एटीट्यूड होता है, हम सामने वाले को ये शो कर रहे होते हैं यू एटीट्यूड का इस्तेमाल करते हुए कि देखें आपसे दरख्वास्त की जाती है। इसमें क्या होता है, सामने वाला समझता है देखें मुझसे एक रिस्पेक्ट से बात हो रही है, तो वो इस चीज़ को अच्छा समझता है। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है यू एटीट्यूड किससे, आई एटीट्यूड से। ओके, तो एक ये भी बड़ा खास पॉइंट है पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करने का।
अब स्टूडेंट्स को मसला ये आता है, ठीक है सर समझ आ गया, पैसिव वॉइस भी एक वॉइस है, इसका भी एक इंपॉर्टेंस है, इसे भी यूज़ किया जाता है, सर इस्तेमाल कैसे करेंगे? हमें तो बड़ा मसला होता है, पता नहीं कभी इज आ रहा होता है, क्या है, कुछ समझ नहीं आता। देखिए बिल्कुल बेसिक फॉर्मेशन टिप्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये 9 और मैट्रिक के बच्चों को एमसीक्यूज में मैं कहता हूँ कि उनके मार्क्स डिडक्ट हो ही नहीं सकते, और जो बीकॉम या बीए के स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, उनके पास भी क्वेश्चन आता है, जो इस साल भी आया था पैसिव वॉइस का। अगर उनके जहन में सिर्फ ये पॉइंट्स है तो 100% उनको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट, फॉर्मेशन टिप्स में 3 बातें तो आपको पैसिव वॉइस में अच्छी तरह समझनी है। जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की, तो एक्टिव वॉइस में कभी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होती है, कभी सेकंड फॉर्म यूज हो रही होती है, कभी आईएनजी फॉर्म यूज होती है, कभी थर्ड फॉर्म यूज होती है, कभी एस ई एस आई एस ऐड होता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यार कैसे इतने सारे फॉर्मूला मैं याद करूंगा, कैसे जो है मैं ये यहाँ पे डस लगेगा, ये है वो है, कौन सी फॉर्म लगाऊंगा। पैसिव वॉइस में अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन ही नहीं है, तमाम के तमाम टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। ये पहला पॉइंट था फॉर्मेशन टिप्स का। The third form is used in all tenses, whether you're using the present simple, continuous, perfect, no matter. Okay, the third form is used in all the tenses. This is the very important point. थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी तमाम टेंसेस में, सिंपल हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो, कोई मसला नहीं इससे। अब आ जाते हैं हम किस पे, हेल्पिंग वर्ब्स पे। बी वर्ब का इस्तेमाल होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। बी वर्ब क्या होता है सर? इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी। यहां पे डू और डस का इस्तेमाल नहीं होता, यहाँ पे डिड का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल और कंटिन्यूअस, उसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इज, एम, आर जो कि प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, वॉज, वर पास्ट को, और विल बी किसे? फ्यूचर में। तो हम बी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेंटेंस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद या तो अगर प्रेजेंट है तो इज, एम, आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे, अगर पास्ट है तो वॉज वर्ब में से कोई एक चीज लेंगे, और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में विल बी यूज होगा। किसमें? सिंपल और कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो। ओके, अच्छा एक और चीज, जब हम टेंसेस पढ़ रहे होते हैं तो टेंसेस में हम कहते हैं 12 टेंसेस हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं है। हमारे पास टोटल फैमिलीज होती हैं 4, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पैसिव वॉइस में एक आसानी ये भी आ गई आप लोगों के लिए कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी 4th फैमिली है वो इसमें बनती ही नहीं है, वो अनयूजुअल होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है वो पैसिव वॉइस के अंदर नहीं बन रहा होता। इसी तरीके से जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है ये भी पैसिव वॉइस में नहीं बनता। तो टोटल 4 जो हमारे पास टेंसेस हैं, जो नेचर है टेंसेस में से, वो हट जाती, तो 8 टेंसेस बचते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है बेटा यहाँ पर कि बी वर्ब इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट होगा इज, एम, आर, पास्ट है तो वॉज और वर, और फ्यूचर है तो विल बी। सेकंड जो अभी मैंने आपको बताया, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा तमाम के तमाम टेंसेस में। अच्छा, अब जब बात आएगी कंटिन्यूअस टेंसेस की, यानी प्रेजेंट से कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, तो इसमें हम बीइंग का इजाफा कर देंगे। किसका इजाफा कर देंगे? बीइंग का। और जो हमारे पास परफेक्ट टेंसेस होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें हम बी डबल ई एन बीन का इजाफा कर देते हैं। ठीक है, और अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ हो या एजेंट पता हो कि किसने काम किया, तो हम उसे बाय के साथ एंड में सेंटेंस के आमतौर पर बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेटर इज रिटन बाय अली। ये जो बाय अली था, इस बाय अली ने बताया, अच्छा लेटर किसने लिखा है? अली ने। लेकिन अगर आप इस अली को नहीं बताना चाहें तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि पैसिव वॉइस है ही इस चीज के लिए कि आप सब्जेक्ट को ना बताएं या आप ना बताना चाह रहे हो। ओके, स्टूडेंट्स आर टॉट इंग्लिश लैंग्वेज, बच्चों को इंग्लिश सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं ना लिखूं कि बाय सर आबिद, तो मर्जी है, मैं चाहूँ इस्तेमाल करूँ, चाहूँ तो मैं फिर बाय के साथ एंड में बताऊंगा, अगर मुझे नहीं बताना तो मैं इसे हटा दूंगा। ओके, तो फिर मैं एक दफ़ा आप लोगों के लिए 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर मैं कहूँगा कि ये जो फॉर्मेशन टिप्स हैं इंशाल्लाह ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो ये डिटेल सारी आपको वहाँ से भी मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं फिर एक बार इस चीज़ को समराइज कर दूँ कि बी वर्ब का इस्तेमाल होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, जो कंटिन्यूअस सेंटेंसेज हैं। यानी मिसाल के तौर पे 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, आपके पास एमसीक्यूज में आप देखिए कहीं ING आ रहा हो,
ING, और एग्जामिनर ये कह रहा है कि आपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो आंख बंद करके वो टेंस सही होगा जिसमें होगा बीइंग, जिसमें ING, गोइंग, ईटिंग, लिसनिंग। तो सर इसका जवाब जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो जिस सेंटेंस में बीइंग लिखा हुआ है सर वो वाला सही है। अब ये आपका फैसला करना है आप लोगों ने कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। कैसे पता चलेगा? यहाँ से इज, एम, आर और वॉज वर। यहाँ से आपने पता कर लिया टेंस कौन सा है, ठीक है सर। फिर आपने दूसरा क्या देखना, बीइंग वाला जो भी ऑप्शन है वो सही है। इसी तरह से जो परफेक्ट सेंटेंसेज होते हैं, परफेक्ट, उसमें हैज, हैव, हैड यूज हो रहा होता है। तो जहां पे भी हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज हो रही हो सर उसका जवाब कौन सा है? जिसमें BEEN, बीन इस्तेमाल हो रहा है। ये रट्टा लगा लें आप लोग, अगर आपको फौरन से समझ नहीं आता तो जो ING वाले सेंटेंसेज है सर जब हम MCQs में जाएंगे सॉल्व करने तो सर उसमें बीइंग आना चाहिए जवाब में, वो मेरा सही है। इसी तरह से जो हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेज हैं सर जिसमें BEEN, बीन होगा सर वो वाला सही है। और जिसमें ये दोनों ना हो तो वो यहां से सॉल्व हो रहा होगा, इज, एम, आर होगा, वॉज, वर, विल बी, और कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो सर तमाम टेंसेस में होगी। तो पैसिव वॉइस कोई मसला ही नहीं बना आप लोगों के लिए अगर आपने ये जो बेसिक फॉर्म्स यूज की। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की एग्जांपल दे दूं। फॉर एग्जांपल मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं तो मैंने प्रेजेंट में क्या कहा? इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म। देखें, लेटर इज रिटन, बुक इज रेड, बुक इज रिटन, पैसिव वॉइस इज टॉट। अगर मैं कंटिन्यूस की बात करूं ING वाली तो देखिए उसमें बीइंग आ रहा होता है, बुक इज बीइंग रिटन, बुक इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं सब में, ठीक है। अगर मैं परफेक्ट सेंटेंसेस की बात करूं जिसमें हैज, हैव, हैड और थर्ड फॉर्म होती है तो उसमें देखिएगा बुक हैज बीन रिटन, बुक हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कोई मसला ही नहीं बना। फ्यूचर की बात कर रहा हूं सर यहाँ पे लिखा हुआ है विल बी, बुक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बुक विल बी रिटन, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन टिप्स हैं, आप सर जिसे ध्यान में रखें। बाकी जो 9 और मैट्रिक के बच्चे हैं उनके लिए फिर पैसिव वॉइस कोई मसला ही नहीं होगा, वो इजीली इसके जो 2 MCQs आते हैं पेपर में उसमें फुल मार्क्स ले लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।